हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम साहित्य के एक रोचक विधा का आस्वादन करने जा रहे हैं। वो है रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी स्केच, या फिर उसे थंबनेल स्केच भी कहा जाता है इंग्लिश में। और वो भी किसके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है? आधुनिक मीरा कहलाए जाने वाली महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। वह चीनी भाई। Mahadevi is well known for her memorable sketches. She has written a whole lot of रेखा चित्र like गिल्लू। उन्होंने एक गिलहरी के बारे में, अपने पेट एक गिलहरी को क्या कहते हैं? स्क्विरल। गोरा है एक गाय के बारे में जिसे उन्होंने पाला। नीलकंठ मोर अबाउट हर पेट पीकॉक। सोना हिरनी, ऐसे बहुत सारे रेखा चित्र हैं। सोना हिरनी इनफैक्ट इज अपलोडेड इन माई चैनल. She had a whole lot of collection of pet animals and birds. So, after all, what is a रेखा चित्र? क्या है ये रेखा चित्र? आखिर क्या है रेखा चित्र? रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक आधुनिक विधा है। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य, किसी का भी वर्णन हो सकता है तटस्थता पूर्वक। तटस्थता मीन्स यू शुड बी इम्पार्शल, एंड लेखक किसी सत्य घटना के आधार पर ही इसका वर्णन करता है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी वस्तु के बारे में हो सकता है, जैसे कोई ताजमहल का वर्णन करे। किसी स्थान के बारे में हो, जैसे कोई गंगा नदी के बारे में करें। किसी पर भी हो सकता है। और इसमें क्या है? शब्दों द्वारा एक चित्र खींचा जाता है और आपके सामने वो व्यक्ति अथवा वस्तु ऐसे लगता है आपको वो आपके सामने खड़ा हो गया है। जैसे ये वाला है महादेवी वर्मा जी का चीनी भाई। इसे पढ़ने के बाद आपके मन में भी उस चीनी भाई के प्रति एक लगाव पैदा हो जाता है, एक प्रकार का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, और वही रेखा चित्र का सक्सेस है। तो हम इस रेखा चित्र में देखते हैं कैसे चीनी भाई और महादेवी वर्मा का परिचय होता है और क्या क्या बातें उसमें कही गई है। देखिए, जैसे ही वह चीनी भाई रेखा चित्र उन्होंने शुरू किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो चाइना वाले होते हैं देखने में एक जैसे लगते हैं। आपको भी पता ही है, चाइना, बर्मा, जो मंगोलियन रेस होता है, उनको देखने में उनका फेस एकदम एक जैसा लगता है। तो उसके बारे में यहाँ महादेवी वर्मा जी यूँ कहती हैं, मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण रखने योग्य विभिन्नता कम मिलती है। क्यों? उनका समतल मुख होता है, एकदम फ्लैट फेस होता है, और उनकी नाक की गठन भी कैसे होती है? वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी। नाक भी उनका कैसा होता है? एकदम चिपटा चिपटा होता है। और आँखें कैसी होती हैं? तिरछी अधखुली। अब आपने भी देखा होगा, एकदम छोटी छोटी आँख होते हैं, ऐसा लगता है कि आधा ही खुला हो। चाइना वालों का जो आँख होता है, चाइना, बर्मा, वही, तो उनकी जो आँखें होती हैं ऐसा लगता है कि तिरछी अधखुली हो, और सब एक नाप के अनुसार, जैसे किसी तेज़ धार से चीर कर बनाई गई हैं। ऐसे लगता है कि किसी तेज़ धार से, जैसे किसी चाकू से चीर कर बनाया गया हो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया गया हो। तो आँखें वैसे होती हैं, और नाक भी एकदम चिपटा चिपटा होता है। इसलिए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मुझे ये जो चाइना वाले हैं उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन महादेवी वर्मा का परिचय एक ऐसे चाइना वाले फेरी वाले से होता है जो उनके घर में कुछ बेचने आया था। अब देखिए वो इंसिडेंट, वो यूँ कहती हैं, वो क्या था कि कई वर्ष पहले की बात है। मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी, तो वहाँ कौन खड़ा था? तो वहाँ एक चाइना वाला खड़ा था। वो क्या था? गट्ठर बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए था, और दाहिने हाथ में उसने लोहे का गज घुमाया था, और दाहिने हाथ में वो लोहे का गज घुमा रहा था। गज यानी जो लोहे का रॉड होता है, जो कपड़ा मापने का, उसे गज कहते हैं। तो वो घुमा रहा था, और उसने देखा कि महादेवी वर्मा के घर का फाटक बंद है और वो जाने को ही था। तो उस समय महादेवी वर्मा वहाँ उतरी तांगे से, और उसने महादेवी को देखते ही कहा, कुछ लेगा मेम साहब? अब देखिए, ये मेम साहब जो उसने बुलाया वो महादेवी वर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था,
क्योंकि मेम साहब में मैडम, मेम साहब, ये सब ये जो ब्रिटेन वालों का एक एसेंट होता है। तो महादेवी वर्मा उसके बारे में भी कहती हैं कि मुझे मैया, माता, जीजी, दीदिया, बिटिया आदि कई संबोधन बहुत पसंद हैं जो हमारे भारतीय संस्कार के अनुरूप हैं। और इस व्यक्ति ने मुझे मेम साहब बुलाया, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मन में उसी समय निश्चय कर लिया कि इस व्यक्ति से मैं कुछ न लूँगी। वैसे भी मैं फेरी वालों को अपने घर के पास फटकने नहीं देती, क्योंकि आप और हम भी ऐसे ही करते हैं जब कोई बेचना आता है घर में, क्योंकि वो एक बार बैठ जाते हैं तो नाक में दम कर देते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ता है मजबूर होकर। तो इसलिए महादेवी वर्मा ने पहले ही सोच रखा था कि मैं फेरी वाले से कुछ न लूँगी। ऊपर से इस चीनी वाले ने क्या संबोधन किया, मेम साहब, कुछ लेगा मेम साहब। और महादेवी वर्मा ने एकदम निश्चय कर लिया कि इस व्यक्ति से मैं कुछ न लूँगी। और उन्होंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं फ़ौरन नहीं खरीदती, मतलब कि मुझे फ़ॉरेन की जो वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, मैं नहीं खरीदती। और आपको ध्यान भी रखना है, ये उस समय की बात है, प्री इंडिपेंडेंस युग की बात है, जहाँ फ़ॉरेन वस्तुओं का उपयोग करना, उसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझा जाता था। तो महादेवी वर्मा ने कहा, मैं फ़ॉरेन नहीं खरीदती। तो झट से उसने उत्तर दिया, हम फ़ॉरेन हैं, हम तो चाइना से आता है। तो वो काफ़ी एकदम इन्नोसेंट होकर उस फेरी वाले ने कहा, अरे हम विदेशी थोड़े ही हैं, हम तो चाइना से आता है। तो उस समय हिंदी चीनी भाई भाई की बात चलती थी, तो दोनों पड़ोसी राज्य हैं, तो मैं फ़ौरन कैसे हो गया। उसने काफ़ी निष्कलंक रूप से, काफ़ी इन्नोसेंट होकर कहा, हम फ़ौरन हैं, हम तो चाइना से आता है। और उसकी इस कहने से महादेवी के मन में जो राय थी वो बदल गई और उसने उसे अंदर आने दिया। और तब महादेवी ने उस चीन वाले को गौर से देखा। और ये वाला पैसेज जो है वो रेखा चित्र कैसा होता है उसका उत्तम उदाहरण है। तो इस पैसेज को आप ठीक से देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, महादेवी वर्मा उस व्यक्ति के बारे में शब्दों के द्वारा शब्द चित्र खींच रही है। धूल से मटमैले सफ़ेद किरमिच के जूते में छोटे पैर छिपाए, पतलून और पाजामे का सम्मिश्रित परिणाम जैसा पाजामा और कुर्ता तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके, दाढ़ी मूंछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी वह तो शाश्वत चीनी है। तब महादेवी वर्मा जी ने गौर से उसे देखा। तब उसका जो पजामा है, उसकी जो कुर्ता और कोट के दोनों का एक मिक्स है, उसका जो ड्रेस है, और उधड़े हुए किनारों में पुरानेपन की घोषणा करता हुआ हैट है। मतलब कि एक बहुत गरीब सा चीनी वाला हैट से आधा माथा ढके खड़ा है। उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं है, दाढ़ी मूंछ विहीन है। दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी, नाटा था, एकदम ड्वार्फ था, छोटा सा था, वह शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार उठा। उस समय मैंने गौर से देखा। अब देखिए, ये महादेवी हमारी जैसी नहीं है, एक कवयित्री है, एक लेखक है। तो वो जब देखती है किसी को गौर से तो काफ़ी माइन्यूट रूप से ऑब्जर्व करती हैं। हम जैसे साधारण लोगों की जैसे नहीं। कवि लोग होते ही ऐसे हैं, जो हम न देख पाते वो कवि लोग देख लेते हैं। ये यूँ भी कहा जाता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब जहाँ सूरज नहीं पहुँच पाता वहाँ कवि पहुँच पाते हैं। तो महादेवी वर्मा ने देखा कि माथा टेके, दाढ़ी मूंछ बिना वाला एक दुबला नाटा सा व्यक्ति खड़ा है, एकदम गरीब है। मतलब कि उसके वस्त्र से ही पता चलता है कि पुराना वस्त्र पहना हुआ है। और महादेवी वर्मा ने अपने न को, मतलब कि उसने पहले ही कहा था मैं कुछ फ़ौरन नहीं खरीदती, तो इसे देखकर शायद उनका मन पसीज गया। उन्होंने अपने न को कोमल करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। अब चीनी भी विचित्र निकला, हमको भाई बोला है, तुम जरूर लेगा जरूर लेगा। अब देखो, वो भी काफ़ी टैलेंटेड था। महादेवी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, गलती से भाई कह दिया कि वो उसमें पकड़ गया, वो उसे पकड़कर आगे बढ़ गया, कहने लगा मुझे भाई बुलाया है तो आप ज़रूर लेंगे।
तो इस प्रकार क्या है, इन दोनों के बीच एक करीबी का रिश्ता हो जाता है, एक सौहार्द की भावना पैदा हो जाती है। और वो बरामदे में कपड़े का गट्ठा उतारता हुआ कहता चलता है, बहुत अच्छा सिल्क है सिस्टर, चाइना सिल्क है, क्रेप सिल्क है। तो चाइना सिल्क तो वैसे भी उस समय बहुत ही फेमस था, बहुत फैशन में था। तो वो सभी गट्ठर वहाँ खोल देता है, सिस्टर सिस्टर पुकारने लगता है। एक ने दूसरे को भाई बुलाया तो दूसरे ने झट से सिस्टर बना दिया। और इस प्रकार न चाहते हुए भी महादेवी वर्मा ने 2 टेबल क्लॉथ खरीदा, मेज पोस्ट खरीदा, और उसने सोचा कि चलो छुट्टी हो गई। लेकिन क्या है, 15 दिन बाद वो फिर हाजिर हो गया। उसे देखते ही महादेवी ने कहा, अब तो मैं कुछ न लूँगी, समझे। लेकिन क्या है, वो भी छोड़ने वाला नहीं था चीनी वाला। वो जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा में बोला, सिस्टर आपका वास्ते ही लाता है, बहुत बेस्ट, सब सेल हो गया। देखो उसको ये जो बिजनेस का टेक्निक अच्छी तरह पता था। तो वो कहता है कि सिस्टर मैं आपके लिए लाया हूँ, खास आपके लिए, बहुत बेस्ट, सब सेल हो गया। हम इसको पॉकेट में छिपा कर लाया। अब देखो इसमें तो कोई भी गिर जाएगा। वो कोई आकर कहता है कि मैं छिपा कर लाया हूँ, ये बहुत अच्छा आइटम है, सभी जल्दी बिक गया, बस आपके वास्ते सिस्टर मैं लाया हूँ। वो कुछ रुमाल थे। तो वहाँ महादेवी वर्मा फिर गिर गई उसके बातों में, और उन्होंने रुमाल खरीद लिया। और महादेवी ने मन में सोचा कि अच्छा भाई मिला है। बचपन में मुझे लोग चीनी कहकर चिढ़ाया करते थे। महादेवी वर्मा का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसे देखकर बचपन में उन्हें चीनी चीनी कहकर उन्हें बुलाया करते थे, चिढ़ाया करते थे। अब महादेवी वर्मा को संदेह होने लगा, उस चिढ़ाने में कोई तत्व भी रहा होगा। शायद मेरा कोई भाई चाइना में सच्ची में है, क्योंकि ये चाइना वाला मुझे बहन बुला रहा है। अन्यथा आज एक सचमुच का चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। तो ये एकदम कोइंसिडेंस जैसे लगा महादेवी को कि पूरे इलाहाबाद में ये व्यक्ति, ये चाइना वाला मुझे बहन कहकर पुकार रहा है। तो ये भी एक अलग तरह का रिश्ता हुआ। मुझे बचपन में लोग चीनी चीनी कहकर चिढ़ाते थे, अब सच्ची में एक चीनी भाई भी मुझे मिल गया। अब इस प्रकार इन दोनों का ये जो रिश्ता है, एक सौहार्द का, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ता गया। ये कई बार आता, कई चीज़ें देता, और हर बार आता और यही कहता कि सिस्टर के वास्ते ले आया हूँ। और धीरे धीरे महादेवी के मन में इसके प्रति एक प्रेम की भावना जगी, इसे जानने की उत्सुकता जगी। अब इन दोनों की भाषा अलग थी। महादेवी वर्मा केवल हिंदी और अंग्रेज़ी जानती थी, और यहाँ ये चाइनीज़, बर्मीज़ वगैरह बोलता था। लेकिन महादेवी जी कहती हैं कि जब किसी को कोई करुण बात कहनी हो, जब किसी का दिल भरा हुआ हो, दुखी हो कोई व्यक्ति, तो वहाँ लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं बनता। यू स्पीक आउट, योर हार्ट स्पीक आउट। देखिए वो यूँ कहती है, पर जो कथाएं हृदय का बांध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती है, प्रायः करुण होती हैं, और करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। जब आपके मन में काफ़ी ट्रेजेडी है, करुणा की कथा है, और किसी को कहने के लिए उमड़ रही हो, तो वहाँ भाषा कोई बैरियर है ही नहीं। तो इस प्रकार चीनी भाई अपनी दुख कथा महादेवी वर्मा से, जो टोटली एक स्ट्रेंजर थी, एक दूसरे कंट्री की थी, इलाहाबाद की थी, भारत की थी, लेकिन उससे उसका इतना करीबी का रिश्ता हो जाता है कि वो धीरे धीरे खुलने लगता है, अपनी करुण कहानी कहने लगता है। और वहीं से पाठक, हम भी चीनी भाई से परिचित होते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है, पूरे रेखा चित्र में चीनी भाई का नाम नहीं दिया गया है, बस उसे चीनी भाई कहा गया है। और ये भाई अपने इलाहाबाद के इस बहन से बहुत कुछ कह जाता है। अब वो क्या क्या कहता है, वो कहता है कि उसके माता पिता बर्मा में एक चाय की छोटी दुकान चलाते थे, और उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर उसकी माँ परलोक सिधार गई। देखिए उसका ट्रेजेडी देखिए, उसके जन्म के तुरंत बाद उसने अपने माँ को देखा नहीं। तो उसकी इतनी ट्रेजेडी थी कि वो जन्म के बाद ही अपने माँ को खो गया, और उस समय उसकी केवल एक बहन थी जो केवल 7 साल की थी, तो वो भी काफ़ी छोटी थी। अब देखिए माँ को चीनी भाई ने कभी देखा नहीं, लेकिन माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा अटूट थी। उसने कभी देखा नहीं अपने माँ को,
लेकिन माँ के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। इसके बारे में महादेवी जी कहती हैं, संभवतः माँ ही ऐसी प्राणी है जिसे कभी न देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में जानना बाकी नहीं। यह स्वाभाविक भी है। माँ ही एक ऐसी प्राणी है जिसके बारे में आपने न देखा हो न सुना हो, लेकिन ऐसे आपको लगता है कि आप सब कुछ अपने माँ के बारे में जानते हैं, क्योंकि मनुष्य को संसार से बांधने वाला विधाता माता ही तो है। अब देखिए, उसके बाद उसके जीवन में दूसरी ट्रेजेडी कब होती है। पिता ने दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिषिक्त किया, मतलब पिता ने रीमैरिज किया, दूसरी एक स्त्री से रीमैरिज किया। अब अक्सर जो होता है, जो स्टेप मदर आ जाती हैं तो बच्चों की यातना शुरू हो गई इन दो बच्चों की। और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात, ट्रेजेडी वो हुई कि 5वें वर्ष में पैर रखते रखते, जब ये 5 साल का था, तब एक दुर्घटना में पिता ने भी प्राण खो दिए। अब देखो, माता भी नहीं, पिता भी नहीं, ऊपर से एक स्टेप मदर, तो काफ़ी ट्रेजेडी, दुखद, करुण बाल्य चीनी भाई का था। अब देखिए, ये जो बहन थी, बड़ी बहन थी, इन दोनों में 7 साल का अंतर था, 7 साल बड़ी थी। तब ये जब 5 साल का था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई, इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो नेचुरली इसकी जो बहन है वो 12 साल की थी, तो वो अपने कौमार्य में होने को थी। तो उस समय क्या है, इनके जो स्टेप मदर हैं वो काफ़ी क्रूर थी। और वो क्या करती थी, इस लड़की को प्रोस्टिट्यूशन, वो क्या करती थी, इस छोटी सी लड़की को, 12 साल की लड़की को एक प्रोस्टिट्यूट बनाने की प्रेरणा देती थी। और इसमें ये छोटी लड़की बिल्कुल सहमत नहीं थी, और स्टेप मदर और इसके बहन के बीच इस कारण हमेशा झगड़ा होता था। और ये जो स्टेप मदर थी, उसकी बहन के ऊपर का गुस्सा इसे मारकर उठाती थी। तो वो काफ़ी एक क्रूएल स्टेप मदर थी, काफ़ी क्रूर थी। और ये दोनों भाई बहन रात भर रोते रहते थे, भूखे रहते थे, क्योंकि ये स्टेप मदर इन्हें कुछ खाने को नहीं देती थी। तो इनके ये जो बाल्यकाल था काफ़ी ट्रैजिक था। दोनों आपस में सिमटे हुए, एकदम सहमे हुए, डरे हुए रहते थे, क्योंकि ये जो स्टेप मदर है वो काफ़ी हट्टी कट्टी थी और इनको सताती थी। कई बार क्या होता था, पड़ोसियों के यहाँ कपड़े धोकर या फिर बर्तन मांज कर बदले में खाने को कुछ मिलता था, बहन भाई को खिलाती थी। लेकिन अंत में क्या हुआ, लेकिन वो दिन आ ही गया जब स्टेप मदर ने इसकी जो बहन है उसे एक पक्का प्रोस्टिट्यूट बना दिया। तो वो यूँ कहा गया है उसके बारे में, पर एक रात उसने बिछौने पर लेटकर बहन की प्रतीक्षा करते करते आधी आंख खोली और विमाता को कुशल बाजीगर की तरह मैली कुचेली बहन का काया पलट करते हुए देखा। एक रात क्या हुआ, ये बहन के साथ सोता था ये छोटा लड़का। तब एक रात क्या हुआ, बहन आ ही नहीं रही सोने के लिए। तो आधी रात गई, ये तो थोड़ा ऊँघ गया, लेकिन जब इसने आँख खोलकर देखा तो उसकी जो बहन है, जो अक्सर गंदे कपड़े पहनती थी, गरीब थी, लेकिन उसे काया पलट करते देखा। मतलब उसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेजने के लिए उसके स्टेप मदर ने उसे अच्छे वस्त्र पहनाए, उस पर मेकअप किया। और उसके बारे में देखो कैसे कहते हैं, उसके सूखे ओठों पर विमाता की मोटी उंगली ने दौड़ दौड़ कर लाली फेरी। उसके सूखे ओंठ हैं तो उसमें लिपस्टिक बना दिया। उसके सूखे ओंठ थे क्योंकि खाने को तो कुछ देते नहीं थे इन बच्चों को। लड़की के ओंठ काफ़ी सूखे थे, लेकिन उसमें लाली फेर दी, मतलब कि लिपस्टिक लगा लिया, गाढ़ा गाढ़ा रेड लिपस्टिक लगा लिया। फीके गालों पर चौड़ी हथेली ने घूम घूम कर सफ़ेद गुलाबी रंग भरा। अब ये लड़की के जो गाल हैं उसमें काफ़ी मेकअप वगैरह किया और उसके रूखे बालों को घेर घेर कर संवारा। उसे एकदम से प्रोस्टिट्यूशन के लिए एकदम से तैयार कर दिया। और अंधकार में बाहर बहन अंतर्निहित हो गई। अब ये क्रम चलता रहा। रात होते ही बहन को इस प्रकार सजाकर भेज दिया जाता। देखो, ये बेचारा छोटा लड़का, उस अबोध बालक को इतना तो पता था कि बहन जो है अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जा रही है, उसे धकेल कर
कहीं बाहर किसी और पुरुषों के पास भेजा जा रहा है। और सुबह जब वो बहन वापस आती है तो एकदम थकी होती है, क्योंकि छोटी सी लड़की है और वो इतनी थकी होती है, दुखी होती है, कुछ कह भी नहीं पाती किसी से। और सुबह होता था तो वो कैसे पाता था? वह रोते रोते सो गया, इसका पता नहीं। पर जब वह किसी के स्पर्श से जागा तो बहन उस गठरी बने हुए भाई के मस्तक पर मुख रखकर सिसकियां रोक रही थी। उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला। देखिए, बहन इस प्रकार के गंदी हरकत के लिए भेजी गई और तब इसे भोजन मिला। दूसरे दिन क्या मिला? कपड़े मिला। और तीसरे दिन उसे खिलौने भी मिले। मतलब कि बहन इस प्रकार के तरीके से जब पैसा कमा कर लाती थी तो भाई को खिलौने, खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया। लेकिन बहन की हालत क्या थी? दिनों दिन विवर्ण होने वाले होठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी। वो दिनों दिन उसकी हालत बुरी होने लगी, क्योंकि बड़े बड़े मर्द होते हैं जो इस प्रकार के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। और ये लड़की ये सह नहीं पाई और दिनों दिन उसका रंग विवर्ण होता गया। वो एकदम फ्रजाइल होती गई, मतलब कि वो बहुत शारीरिक रूप से वो टूट रही थी। बहन के छींचते शरीर और घटती शक्ति का अनुभव बालक करता था, पर वह किससे कहे, क्या करे, यह उसकी समझ के बाहर की बात थी। तो एक भाई के नाते इस व्यक्ति के मन में कितना दुख उमड़ रहा था। वो जानता था कि रात को बेचारी बहन ये काम करने के लिए जा रही है सेक्स वर्कर के रूप में, और वापस आती है सुबह तो उसका शरीर इतना टूटा टूटा होता है। वो जानता था कि उसके बहन के खींचते शरीर की शक्ति घट रही है, लेकिन किससे कहे, क्या करे, कोई नहीं है अपना, पिता नहीं है, माता नहीं है। बार बार सोचता था पिता का पता मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। देखिए, उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन छोटा बच्चा है तो वो सोचता था कि पिता का कहीं एड्रेस मिल जाए, पिता कहीं गए हैं दूसरे लोक में, अगर उनका पता मिल जाता तो उनसे मुलाकात करके उनको मैं वापस ले आता। तो उसके बारे में देखिए वो क्या, उसमें क्या कहा जाता है। वो एक दुकान के सामने खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसको क्या लगता था, उसके स्मृति पट पर माँ की कोई रेखा नहीं थी, परंतु पिता का जो अस्पष्ट चित्र था, अंकित था, उनके स्नेहशील होने में संदेह नहीं था। उसने माँ को कभी देखा नहीं था, लेकिन पिता को तो देखा था 5 साल तक, और उसे पता था कि पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। तो उसने क्या निश्चय किया कि दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पिता का पता पूछेगा। देखो, छोटा बालक जो भी आता था एक दुकान के सामने खड़ा हो जाता था, और जो भी ग्राहक दुकान में आते थे उनके पास जाकर पूछता था, तुम्हें मेरे पिता का एड्रेस पता है? अब ये इतना बढ़ गया कि एक दिन क्या हुआ, जो किसी ग्राहक ने कंप्लेंट कर दिया कि ये पागल जैसा कौन सा लड़का दुकान के सामने खड़ा होता है और जो भी आता है उससे यही पूछता है, उटपटांग प्रश्न पूछता है कि पिता का पता है या नहीं। तो दुकानदार ने उसे बाहर कर दिया और ये भी धमकी दी कि विमाता से कह देंगे और उसे मार पड़ेगी। अब जब विमाता से दंड दिलाने की धमकी मिली तो बेचारा उसने ये पिता का पता खोजना बंद कर दिया, और ये क्रम चलता रहा। देखिए कैसे इसका वर्णन महादेवी वर्मा ने किया है। बहन का संध्या होते ही काया पलट, फिर उसका आधी रात बीत जाने पर भारी पैरों से लौटना, विशाल शरीर वाली विमाता का जंगली बिल्ली की तरह हल्के पैरों से बिछौने से उछलकर उतर आना। देखिए, रात को बहन की काया पलट मतलब एकदम मेकअप करके बहन एकदम अलग लड़की बन जाती है। काफ़ी लिपस्टिक लगाती है, मेकअप करती है, अच्छे ड्रेस पहनती है और रात को निकल जाती है। और आधी रात बीत गए, भारी पैरों से बेचारी लौटती है, और जैसे ही उसके लौटने का आहट मिलता है, ये विशाल शरीर वाली जो ये स्टेप मदर है, विमाता है, जंगली बिल्ली की तरह कूदती है और उछलकर बहन के शिथिल हाथों से बटुए को छीन लेती है। बहन के पास जो पैसा होता है, जो लोग देते हैं, मर्द जो देते हैं सेक्स वर्क के लिए, वो छीन लेती हैं उसकी माँ, और बहन के शिथिल हाथों से बटुए का छीन जाना, उसका भाई के मस्तक पर मुख रखकर स्तब्ध भाव से पड़े रहना, ये क्रम ज्यों का त्यों चलता रहा। ये उसके जीवन में कुछ साल तक यूँ चलता रहा। पर एक दिन क्या हुआ, बहन लौटी ही नहीं, और विमाता को चिंतित भाव से बहन को खोजते देख बालक सहसा अज्ञात भय से सिहर उठा।
अब ये बालक के लिए देखो एक ही जो सहारा थी वो ये बहन थी। अब एक दिन बहन भी लौटी नहीं तो ये टोटली अनाथ हो गया। एकमात्र आधार बहन, पिता का पता ना पा सका और अब बहन भी खो गई। वो बहन के लिए खोजने के लिए गली गली में मारा मारा फिरने लगा। अब ये खोजने में एक दिक्कत भी थी, रात में वह जिस रूप में परिवर्तित हो जाती उसमें दिन को पहचान पाना कठिन था, क्योंकि रात में तो काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनकर लिपस्टिक वगैरह लगाकर हेवी मेकअप करके बहन निकलती थी। तो इसलिए क्या है, सुबह वो रास्ते में जाकर जिस किसी भी अच्छे कपड़े पहने हुए देखता वो उसके पीछे भागता और पागलों की तरह यहाँ वहाँ दौड़कर गिरता गिरता बचता। कभी किसी से गाली खाता, कभी कोई दया से प्रश्न कर बैठता, क्या इतना ज़रा सा लड़का भी पागल हो गया है? देख, छोटा सा लड़का है, इसकी भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकती है क्या इतने छोटे से लड़के के? क्योंकि ये जिस किसी भी उसकी बहन के स्ट्रक्चर जैसे जिस किसी भी लड़की को जाते देखता, ये दौड़ कर देखता कि कहीं उसकी बहन है या नहीं। देखो इसकी क्या हालत हो गई। एक तो पिता नहीं, माता नहीं, जो बहन थी वो भी चली गई। और इस प्रकार भटकता हुआ वो गिरहकटों के गिरोह में हाथ लगा। गिरहकट मतलब जो जेब कतरे हैं, जो पिक पॉकेटर्स हैं, जो चोर होते हैं, उनके गैंग में ये पड़ गया। और वहाँ क्या हुआ, उसे कुत्ते के जैसे उठना बैठना, गर्दन ऊंची कर खड़ा करना, ये बच्चों से जो करवाते हैं ना ये पैसों के लिए, वैसा ही इसे सिखाया गया। मुख पर पंजे रखकर सलाम करना, जैसे आदि करतब सिखाते हैं कुत्तों को, उसी तरह इसे भी सिखाया गया। और टूटे बर्तन में कुछ थोड़ा बहुत खाना दे देते थे। कुत्ते के पिल्ले के समान ही वह घुटनों के बल खड़ा रहता और हंसने रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता। जैसे कुत्तों से करवाते हैं लोग या फिर बंदरों से करवाते हैं, भालू से करवाते हैं, वैसे ही इस लड़के से भी ये जो गिरहकट है वो करवाने लगे। और वहाँ उसे काफ़ी ट्रेजेडी का अनुभव हुआ। क्योंकि ये जो शराबी थे, जो पिक पॉकेटर्स थे, जो चोर थे, वही उनका ही तो गैंग है। तो वहाँ अगर कुछ भी चोरी हो जाती, उनकी ही कुछ चीज़ें चोरी हो जाती तो इसे पीटने लगते। और इसे एक बिल्ली के साथ खाना दिया जाता और इसे जो भी ये जब सिकुड़ कर सो जाता कहीं पे, तो रात में ये लोग आते जेब कतरने के बाद, तो उनके मूड के अनुसार इसे लात मार कर इसे हमेशा पीटते थे। तो इसकी एकदम अधोगति थी उस गिरहकटों के दल में। तो उस बच्चे की एकदम अधोगति थी उस गैंग में, उस चोरों के गैंग में। सबके खाने के पात्र में बचा उच्छिष्ट एक तामचीनी के टेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जगह जले हुए कागज से ढककर रख दिया जाता था, जिसे वह हरी आंखों वाली बिल्ली के साथ खाता था। देखो उसे क्या खाने के लिए दिया जाता था, जो सब लोग खा चुके होते हैं उन सब का जूठन एक तामचीनी के टेढ़े बर्तन में डालकर हरी आंखों वाली बिल्ली के साथ उसे बैठकर वो खाना होता था। अब देखिए ये, और वहाँ उसे बिजनेस के कई ट्रिक, चोरी करने के कई ट्रिक उसने वहीं से सीखे। तो वहाँ उसका दीक्षांत संस्कार हुआ, मतलब कि कैसे चोरी की जाती है, ये पूरे ट्रिक उसने वहीं से सीखे। और पैरों की आहट पाकर ही इसे अभ्यास हो गया था ये पढ़ने के लिए कि ये जो आदमी लौटा है वो कुछ मालामाल होकर आया है या फिर वो शराब पीकर आया है या फिर किसी से झगड़ा कर कर आया है। ये सब ये छोटा बालक समझ गया था। देखो ये कैसे कहता है, बहुत रात गए तक उसके नरक के साथी एक एक करके आते रहते और अंगीठी के पास सिकुड़ कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते, उसे पैर से लात मारते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने का उसे अच्छा अभ्यास हो चला था। जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखता आता है उसे बहुत कुछ मिल गया है, काफ़ी माल मिला है चोरी में। जो शिथिल पैरों को घसीटता हुआ लौटता वह खाली हाथ है। जो दीवार को टटोलता हुआ लड़खड़ाते पैरों से बढ़ता वह शराब में सब खोकर बेसुध आया है। जो दहली से ठोकर खा कर धम धम पैर रखता हुआ घुसता है उसने किसी से झगड़ा मोल ले लिया है। आदि का ज्ञान उसे अनजान में ही प्राप्त हो गया था। देखो छोटा बालक इतना सब साइकोलॉजी समझ गया था। लेकिन भाग्य देखिए इसका, एक अच्छी बात हुई कि
इसके एक व्यापारी, एक चीनी व्यापारी जो इसके पिता के परिचित थे, उन्होंने इसे देख लिया और उन्होंने इसे अपने साथ रख लिया और वहाँ से वो चीनी व्यापारी का नौकर बन गया, मतलब कि उसके लिए हेल्प करने लगा, उसका हेल्पर बन गया। और संयोग ने उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि वह कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा और फिर वहाँ से कपड़े के जो बिजनेस में जो ट्रिक्स होता है वो उस व्यापारी से, जो उसका पिता का मित्र था, परिचित था, वहाँ से वो सीखने लगा। वो क्या क्या सीखने लगा? प्रशंसा के पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना। देखिए कैसे लोग इनके जो ट्रिक होता है, पुराना कपड़ा है लेकिन उसके बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, प्रशंसा करते हैं और उसे बेचते हैं। गज से इस तरह नापना कि जो रत्ती बराबर भी आगे न बढ़े, चाहे अंगुल भर पीछे रह जाए। अब देखिए जो गज है, जो नापने का जो स्केल होता है जो कपड़े बेचने वालों का, उसमें क्या है, इस तरह नापते हैं कि रत्ती भर भी आगे न बढ़े। अगर 1 मीटर नापना हो तो 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर भी आगे न बढ़े, कम भले ही हो जाए, अंगुल भर पीछे भले ही रह जाए। रुपये से लेके पाई तक को खूब देखभाल कर लेना। जब पैसे देते हैं ग्राहक, उसे रुपये और पाई को काफ़ी संभाल कर लेते हैं। और लौटाते वक्त पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनखना कर दे डालना। लेते वक्त तो अच्छे नोट को लेना, अच्छे कॉइन को लेना, काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं। लौटाते वक्त पुराने फटे हुए नोट हैं वो ग्राहक को दे देते हैं। ये सब ज्ञान उसने इस व्यापारी से सीखा और कुछ अधिक समझदार होने पर वह अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न करता। उसे थोड़ी समझ आई तो वो काफ़ी प्रयत्न किया उसने अपने बहन को ढूंढने का। लेकिन क्या है, ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। कभी वे मूल्य देकर खरीदी जाती हैं और कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती हैं। कभी वे निराश होकर आत्महत्या कर लेती हैं और कभी शराबी ही नशे में उन्हें जीवन से मुक्त कर देते हैं। ऐसी जो लड़कियां हैं जो सेक्स वर्किंग में एक बार निकल जाती हैं तो उनको फिर नॉर्मल लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका जीवन काफ़ी डेंजरस होता है, खतरे से खाली नहीं रहता। कभी तो कोई उसे स्लेव के जैसे खरीद लेते हैं, कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती हैं और कभी तो ये लड़कियां निराश होकर आत्महत्या कर लेती हैं और कभी कभी तो शराबी नशे में उन्हें जीवन से मुक्त कर देते हैं। जो भी हो, वो अपनी बहन को अभी तक ढूंढ नहीं पाया। और इसी बीच ये जो मालिक है, जहाँ ये कपड़े का व्यापारी है जो उसका पिता का मित्र था, वो रंगून आया, फिर 2 वर्ष कलकत्ता में रहा और अन्य साथियों के साथ उसे इसी ओर आने का आदेश मिला तो उसका बिजनेस भारत में हुआ। यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा है और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता है। अब देखिए इस प्रकार उसका भारत आना हुआ। अब चीनी की 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और बहन को ढूंढ लेने की। बेचारा चीनी भाई, इसकी 2 इच्छाएं हैं। एक तो वो ईमानदार बनना चाहता है और दूसरा बहन को ढूंढना चाहता है, जिनमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसी के हाथ में है। ईमानदार बनना उसी पर निर्भर है, चोरी ना करना, धोखा ना देना, इस प्रकार ईमानदार बनना तो उसकी अपने हाथ में है। दूसरे के लिए, मतलब कि बहन को ढूंढने के लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है। देखो, वो प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है कि कैसे भी हो उसकी बहन उसे मिल जाए। अब देखिए इस बीच बीच में वह महीनों बाहर चला जाता था, लौटते ही सिस्टर का वास्ते ई लाता है, सिस्टर का वास्ते ई ला कहकर महादेवी के पास आ जाया करता था। लेकिन एक बार वो इसी तरह आया और सिस्टर का वास्ते कहकर शब्दों की खोज करने लगा। तब महादेवी हंस पड़ी, क्योंकि वो हमेशा सिस्टर का वास्ते ये लाया कहकर आता था, लेकिन इस बार जब आया तो वो हकला रहा था, शब्दों की खोज, उसे शब्द मिल नहीं रहे थे। तब महादेवी हंस पड़ी। तब क्या पता चला कि बुलावा आया है, लड़ने के लिए ये चाइना जाएगा। तब युद्ध की बात हो रही है, वहाँ लड़ने के लिए, अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए इसे चाइना जाना है। इतनी जल्दी कपड़े कहाँ बेचे और न बेचने पर मालिक को हानि पहुंचाकर बेईमान कैसे बने। यदि मैं उसे आवश्यक रुपया देकर सब कपड़े ले लूं तो वह मालिक का हिसाब चुकाकर
तुरंत देश की ओर चल दे। अब उसके सामने एक कन्फ्यूजन था कि उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, गट्ठर कपड़ा था, वो पूरा बेच कर तो चाइना जा नहीं सकता था, उतना टाइम नहीं था। तो वो चाहता था कि महादेवी इस पूरे गट्ठर को खरीद ले और उन पैसों से वो इसके मालिक को, जो कपड़े का बिजनेस करता है, मालिक को भी पैसा चुका दें और बाकी पैसे लेकर वो अपना देश जा सकता है ताकि वो चीन के लिए युद्ध करे। अब महादेवी को इस बात में आश्चर्य हुआ क्योंकि इसका कोई माता पिता, घर वाले कोई तो है नहीं, फिर इसे चाइना से किसने बुलाया। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा। चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गई। देखिए, चाइना वालों की आंखें एकदम पतली लकीर जैसी होती हैं, ये महादेवी वर्मा ने खुद कहा शुरुआत में। अब ये प्रश्न सुनकर कि तुम्हारा तो चाइना में कोई है ही नहीं, फिर तुम्हें बुलावा किसने भेजा, ये सुनकर उस चीनी भाई की आंखें विस्मय से भरकर पूरी तरह खुल गई। हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है, हम कब ऐसा बोला सिस्टर। देखो, मदरलैंड चाइना के प्रति उस व्यक्ति के मन में इतनी आदर भावना है, इतना लगाव है कि वो कहता है, हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है, हम कब ऐसा बोला सिस्टर। और महादेवी को स्वयं अपने प्रश्न पर लज्जा आ गई। उसका इतना बड़ा चीन रहते वह अकेला कैसे होगा। अब देखो, इतना बड़ा चीन रहकर वो अकेला कैसे हो सकता है भला। अब महादेवी के पास उतना रुपया नहीं था कि पूरा खरीद ले, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्होंने इंतज़ाम किया, जुगाड़ कर लिया और उसे पैसे दिए और वो अंतिम अभिवादन कर अपने चंचल पैरों से जाने लगा। तब महादेवी ने पुकार कर कहा, यह गज तो लेते जाओ। चीनी सहज स्मित के साथ घूमकर सिस्टर का वास्ते ही कह सका, गज नहीं ले गया। वो एक मेमोरी के रूप में सिस्टर के वास्ते कहकर सिस्टर को ही देकर चला गया। और आज कई वर्ष हो चुके हैं, चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर न जाने क्यों वे दोनों भाई बहन मेरी स्मृति पट से हटते ही नहीं। अब महादेवी जी कहती हैं, आज इतने साल हो गए, बहन से कोई परिचय नहीं, चीनी भाई के वापस आने की संभावना भी नहीं, पर न जाने क्यों वे दोनों भाई बहन मेरी स्मृति पट से हटते ही नहीं। अब देखिए, ये रेखा चित्र सुनने के बाद हमारे स्मृति पट से भी ये दोनों भाई बहन हटते नहीं, है ना। आपको भी लगा होगा कि उस बहन की ट्रैजिक ज़िंदगी और उस चीनी भाई की जो खोज है बहन के प्रति, वो क्या बहन को मिल पाया या नहीं, ये जानने की उत्सुकता पाठक के रूप में हमारे मन में भी जग गई। यही इस रेखा चित्र की सक्सेस है। और फिर वो चीनी की जो गठरी में जो कई थान थे कपड़े के, कई बंडल कपड़े थे, उसे महादेवी वर्मा ने ग्रामीण बच्चों के लिए कुर्ता वगैरह बनाने पर खर्च किया। और लेकिन कुछ थान अभी भी उनके अलमारी में रखे हुए थे और लोहे का जो गज है दीवार के कोने में खड़ा था उसकी यादगार में। और एक बार क्या हुआ, एक खादी भक्त बहन ने टीका टिप्पणी की कि जो लोग बाहर विशुद्ध खद्दरदारी होते हैं वे भी विदेशी रेशम के थान खरीद कर रखते हैं, इसी से तो देश की उन्नति नहीं होती। देखिए, जो काफ़ी देशी माल के वक्ता हैं, खादी के वक्ता हैं, बी इंडियन, बाई इंडियन, ये ऐसा कहते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग चाइना सिल्क भी अपने अलमारी में रखते हैं। तो ऐसा एक टिप्पणी किया और इन लोगों के कारण देश की उन्नति नहीं होती। तब महादेवी वर्मा को काफ़ी हंसी आई क्योंकि उन्होंने उस चाइना जो बंडल थे, उन्होंने उस चाइनीज़ सिल्क के जो बंडल थे वो मजबूरीवश लिया था, चीनी भाई को हेल्प करने के लिए लिया था, न कि फॉरेन वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए। वह जन्म का दुखियारा, मात्र पितृहीन और बहन से बिछड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार चीन में पहुंचने का आत्मतोष पा गया है, इसका कोई प्रमाण नहीं। पर मेरा मन यही कहता है कि वो संतुष्ट हो गया होगा, वो अपने बिछड़े हुए बहन से मिल पाया होगा और उसने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी होगी, ये मेरा मन कहता है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। लेकिन वो इतने अच्छे दिल का आदमी है कि मुझे लगता है कि उसकी जो बातें हैं वो सच हो। उसके मन में दो ही
आशाएं थी कि एक तो वो ईमानदार हो, वो ईमानदार था, और दूसरा वो अपनी बहन को पा सके। तो ये थी महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र, वह चीनी भाई। One more thing I would like to add is writer Mahadevi Verma is a Gyanpith Puraskar winner in the year 1982 for her poetry collection Yama. 1956 she was given Padma Bhushan, 1988 Padma Vibhushan as well. So she is considered one of the four major pillars of the Chayavadi movement in Hindi literature. Chayavadi movement, better known as a version of romanticism in हिंदी लिटरेचर। ओके, अगर आप महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ये वाला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल आज्ञा चाहती हूँ, बाय।